ऑडोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की किताब है सत्यजीत राय की कहानियां। इस किताब में कुल 12 दिलचस्प कहानियां हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी पहली कहानी से, जिसका नाम है प्रोफेसर हिजबिजबिज। मेरे साथ जो हुआ उस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। असल में कई बातें ऐसी होती हैं जिन पर लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक अपनी आंखों से देख ना लें, जैसे भूत प्रेत की कहानियां। लेकिन मैं कोई भूत प्रेत की कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं। सच कहूं तो इसे किस तरह की घटना कहूं ये मैं खुद भी नहीं जानता, मगर घटना घटी है और मेरे ही जीवन में घटी है, इसीलिए इसमें सच्चाई है और इसके बारे में लिखना भी जरूरी है। पहले ही ये साफ कर दूं कि जिसके कारण ये सब कुछ हुआ उसका असली नाम मुझे नहीं मालूम। उसने खुद कहा था कि उसका कोई नाम है ही नहीं। नाम को लेकर तो उसने एक छोटा मोटा भाषण ही दे डाला था। नाम से क्या होता है साहब, कभी था मेरा एक नाम, पर अब उसकी जरूरत नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया है। ये सब सुनकर आखिर में ये तय हुआ कि मैं उन्हें प्रोफेसर हिजबिजबिज कहकर पुकारूं। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जरूरी है कि शुरू की कुछ बातें बता दूं। ये घटना घटी थी गोपालपुर में। ओडिशा के गंजम जिले में बरहमपुर स्टेशन से कोई 10 मील दूर समुद्र के किनारे एक छोटा सा शहर है गोपालपुर। पिछले 3 साल से मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम का दबाव ही इतना था। इस बार 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैंने तय किया कि इसी अनदेखी जगह पर जाऊंगा। अब दफ्तर के काम के अलावा मैं एक और काम करता हूं और वो है अनुवाद का काम। मैं अंग्रेजी से बांग्ला में जासूसी उपन्यास ट्रांसलेट करता हूं। अब तक मेरी 7 किताबें छप चुकी हैं और पब्लिशर का कहना है कि हाथों हाथ बिक रही हैं। असल में उसी के दबाव की वजह से मुझे ये छुट्टी लेनी पड़ी थी। इन 3 हफ्तों में मुझे एक पूरी किताब का अनुवाद खत्म करना था। गोपालपुर में पहले कभी नहीं आया था, पर पहले ही दिन समझ गया कि जगह का चुनाव बड़ा अच्छा हुआ है। इतना शांत और सुंदर माहौल मैंने बहुत कम देखा है। अप्रैल का महीना था, टूरिस्ट लोगों के आने का मौसम नहीं था। मैं जिस होटल में ठहरा था वहां मेरे अलावा सिर्फ एक और मेहमान थे, एक बूढ़े आर्मेनियन, मिस्टर एराटुन। होटल के लंबे बरामदे के ठीक नीचे से ही रेतीला मैदान शुरू हो जाता था और 100 गज दूर समंदर की लहरें आकर किनारे से टकराती रहती। मैं अपनी डेक चेयर पर बैठकर लिखने का और नज़ारे देखने का दोनों काम एक साथ करता रहता था। शाम को 2 घंटे के लिए काम बंद करके रेत पर टहलने निकल जाता। शुरू के 2 दिन तो मैं पश्चिम की ओर गया, तीसरे दिन सोचा पूरब की तरफ भी जाना चाहिए। रेत पर पुराने टूटे फूटे घर बड़े अजीब लगते थे। मिस्टर एराटुन में बताया था कि ये घर 300-400 साल पुराने हैं, उस जमाने के जब गोपालपुर डचों की चौकी हुआ करता था। पूरब की तरफ कुछ दूर जाने पर मछुआरों की बस्ती नजर आई। 100-150 नावें तिरछी पड़ी थीं। मछुआरे यहां वहां बैठकर गप्पे मार रहे थे। उनके बच्चे पानी के पास केकड़े पकड़ रहे थे। तभी एक उल्टी पड़ी नाव पर 2 बंगाली सज्जन बैठे दिखे। एक सज्जन चश्मा लगाए हवा में अखबार संभालने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे बीड़ी पीते हुए समंदर को घूर रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, अखबार वाले सज्जन ने पूछ लिया, आप यहां नए नए आए हैं? मैंने कहा, हाँ 2 दिन हुए। साहबी होटल में ठहरे हैं। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी और आगे बढ़ने लगा। तभी उन्होंने एक और सवाल पूछ लिया, उधर कहाँ जा रहे हैं? अब ये कैसी मुसीबत थी, मैं कहीं भी जाऊं इन्हें क्यों बताऊं? पर तब तक वो खड़े हो चुके थे। आसमान में बादल घिर रहे थे। भले आदमी ने कहा, देखिए पिछले साल तक तो कोई बात नहीं थी, जहां मर्जी हो आदमी घूम सकता था, पर पिछले सितंबर से पूरब की तरफ मछुआरों की बस्ती से कोई मील भर दूर एक आदमी ने डेरा डाल रखा है। इन्हीं टूटे फूटे मकानों जैसा एक मकान है, उसी में रहता है। मैंने पूछा, कोई साधु सन्यासी है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर? वो क्या है किसी को नहीं मालूम। पोस्टमास्टर ने बताया है कि उसने मकान को तिरपाल से ढक रखा है। अंदर क्या करता है किसी को पता नहीं। हाँ, छत के एक छेद से बैंगनी रंग का धुआं जरूर निकलता देखा गया है। मैंने उस आदमी को 2 बार देखा है। यहीं बैठा था मैं और वो मेरे सामने से गुजरा। पीले रंग का कोट पतलून पहने था, दाढ़ी मूछ नहीं है, पर सिर पर घने बाल हैं। चलते चलते कुछ बुड़बुड़ाता रहता है और कभी कभी जोर से हंस भी पड़ता है। मैंने बात करने की कोशिश की पर जवाब नहीं दिया। या तो पागल है या बदतमीज, शायद दोनों। उसके पास एक नौकर भी है। उन्होंने आगे बताया, सुबह बाजार में दिखता है। साहब, इतना हट्टा कट्टा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
सिर पर छोटे छोटे बाल, लंबा चौड़ा चेहरा, बिल्कुल सूअर जैसा। या तो वो गूंगा है या मुंह बंद रखता है। दुकानदार को हाथ के इशारे से ही सब बता देता है। अब सोचिए, मालिक चाहे जैसा हो, पर ऐसा नौकर जिस घर में हो वहां ना जाना ही समझदारी है कि नहीं? अब जासूसी उपन्यासों का अनुवाद करते करते रहस्य की तरफ मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया है। मैंने घर लौटने के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि पूरब की तरफ ही बढ़ता चला गया। कोई 15 मिनट चलने के बाद मुझे वो मकान नजर आया। तिरपाल, बांस, लकड़ी के तख्ते, यहां तक कि कार्डबोर्ड के टुकड़ों से उसकी मरम्मत की गई थी। देखकर लगा कि अगर बरसात का पानी अंदर न टपकता हो तो किसी आदमी के लिए यहां रहना नामुमकिन तो नहीं है। मगर वो आदमी है कहाँ? मैं वहां खड़ा यही सब सोच रहा था कि अचानक लगा दरवाजे की दरार के पीछे अंधेरे में कोई चीज हिल रही है। और फिर एक नाटा सा आदमी बाहर आया। समझने में देर नहीं लगी कि यही इस मकान का मालिक है और यही अंधेरे का फायदा उठाकर मुझ पर नजर रख रहा था। आपके हाथ में 6 उंगलियां देख रहा हूं। एक पतली सी आवाज सुनाई दी। बात सही थी, मेरे अंगूठे के पास एक ज्यादा उंगली जन्म से ही है। लेकिन इस आदमी ने इतनी दूर से इसे कैसे देख लिया? जब वो बिल्कुल पास आया तो देखा उसके हाथ में पुराने जमाने वाली एक आंख की दूरबीन थी और उसी से वो बेझिझक मुझे देख रहा था। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। होटल वाले की बातों से तो लगा था कि वो बड़ा खड़ूस होगा, पर यह तो बड़ा खुशमिजाज और शरीफ लग रहा था। शाम के धुंधलके में उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने उसका न्योता मान लिया। जरा संभल कर, आप लंबे आदमी हैं और मेरा दरवाज़ा छोटा है। मैं सिर झुकाकर उसके घर में दाखिल हुआ। अंदर एक अजीब सी गंध थी, पुरानी, सीलन भरी और साथ में कोई अनजान महक। बाईं तरफ आइए, दाहिनी तरफ मेरा काम का कमरा है। हम बाईं तरफ की कोठरी में आ गए। इसे बैठक कह सकते हैं। एक कोने में मेज, कुर्सी, एक उल्टा पड़ा हुआ पैकिंग का बक्सा और कमरे के बीचों बीच एक विशाल शाही कुर्सी, जैसे किसी राजमहल से उठाकर यहां रखती हो। कीमती लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी, बैठने की जगह पर गाढ़े लाल रंग का मखमल। आप इस बक्से पर बैठ जाइए, मैं कुर्सी पर बैठता हूं। बस यहीं से मेरे मन में खटका पैदा हुआ। ये आदमी अगर पागल नहीं है तो कम से कम सनकी तो जरूर है। किसी भारी आदमी को घर बुलाकर पैकिंग के बक्से पर बिठाए और खुद सिंहासन पर बैठ जाए। पर उसकी आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी खुशी तैर रही थी। मैं बक्से पर बैठ गया। जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई, पर हां, मेरा कोई नाम नहीं है। जब मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने नाम के बारे में वही भाषण दे डाला। फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने मन ही मन अपना एक नाम रखा है, किसी को बताया नहीं, पर आपकी चूंकि 6 उंगलियां हैं, इसलिए आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं। फिर उसने एक अजीब सी हरकत की, अपना सिर घुमाकर पूछा, आपने मेरे कानों को ध्यान से देखा है? अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर अब जो देखा तो मैं चौंक पड़ा। आदमी के ऐसे कान मैंने कभी नहीं देखे थे। ऊपर का हिस्सा गोल होने के बजाय नुकीला था, ठीक सियार या कुत्ते की तरह। कान दिखाने के बाद उसने सिर के बालों को जोर से एक झटका दिया और बाल खुलकर उसके हाथ में आ गए। मैं हैरान होकर देखा, वो तो बिल्कुल गंजा था। इस नए चेहरे को शरारत भरी हंसी के साथ देखकर मेरे मुंह से अचानक एक नाम निकल पड़ा, हिजबिजबिज। बिल्कुल सही, वो आदमी तालियां बजाकर हंस पड़ा। आप चाहें तो आगे प्रोफेसर शब्द भी जोड़ सकते हैं, पर हां, ये बात किसी को बताइएगा नहीं। अब जाकर मुझे थोड़ा डर लगा, ये आदमी पक्का पागल है। आप मेरे कान के बारे में पूछ रहे थे ना? उसने कहा। असल में वे बनबिलाव के कान और मेरे असली कान को मिलाकर बनाए गए हैं। मिलाया कैसे? क्यों, इसमें हैरानी की क्या बात है? जब एक आदमी का दिल दूसरे आदमी में लगाया जा सकता है, तो जानवर का आधा कान आदमी के कान पर नहीं लगाया जा सकता। उसने बताया कि उसने डॉक्टरी पढ़ी है और प्लास्टिक सर्जरी करता है, पर उसकी सर्जरी मामूली नहीं है। उसने बताया, डॉक्टरी और साइंस की किताबों के अलावा मैंने सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ी हैं, आबुल ताबुल और ह जबर औल।
और उन किताबों में जो अजीब और बेढंगे जीव जंतु हैं, मुझे हमेशा लगता था कि काश वो सच में होते। मैं चाहता था कि वे मेरे घर पर रहें, मेरी आंखों के सामने। तो मैंने गिरगिट से शुरुआत की। तोते का सिर और गिरगिट की पूंछ ठीक वैसे ही जैसे किताब में है। पहली कोशिश में ही कामयाब हो गया, पर वो गंभीर होकर बोला, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, कुछ खाता ही नहीं था। असल में शरीर से शरीर तो जुड़ गया, पर मन आपस में मिल नहीं पाए। इसीलिए अब मैं धड़ और सिर को जोड़ना छोड़कर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तभी उसका वो विशाल नौकर षष्ठीचरण डाब यानी नारियल पानी ले आया। बाहर बादल गरज रहे थे। अब अगर मैं यहां से ना निकला तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर ने आबुल ताबुल किताब का एक पन्ना खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें हाथ में गदा लिए एक अजीब से प्राणी का चित्र था। बताइए, अगर ऐसा प्राणी बना सका तो कितना अच्छा रहेगा। सब कुछ तैयार है। सांही का कांटा, बकरे का सींग, शेर के पैर, भालू के रोएं। बस तस्वीर से मिलता जुलता एक आदमी का चेहरा चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा आदमी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने उस पागल से पीछा छुड़ाने के लिए हाँ में हाँ मिलाई और तेज कदमों से होटल की तरफ दौड़ पड़ा। अगले दिन सुबह मैं बाजार की तरफ निकला। न्यू बंगाली होटल के सामने बरामदे पर घनश्याम बाबू बैठे थे, वही दूसरे बंगाली सज्जन जो कल मुझे नाव पर मिले थे। उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा कलेजा धक से रह गया। ये चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रोफेसर हिजबिजबिज की किताब में था। चपटी नाक, लंबी लंबी मूछें, पतली दाढ़ी, बिल्कुल वही। पगला हिजबिजबिज इसी चेहरे की तलाश में है। मैंने सोचा राधा विनोद बाबू को सब कुछ बताकर सावधान कर दूं, पर फिर ख्याल आया वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे क्या, कहीं मुझे ही पागल न समझ बैठें। ये सोचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। होटल लौटा तो बेरा ने एक चिट्ठी दी। छोटे छोटे चींटी जैसे अक्षरों में लिखा था, प्रिय षडांगुल जी, आज शाम जरूर मेरे घर आइए। षष्ठीचरण को एक आदमी का पता चला है जिसका चेहरा मूल चित्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आशा है आज ही मेरा परीक्षण सफल हो जाएगा, इसलिए आज शाम को एक बार किंग कर्तव्य विमूढ़ में आने का कष्ट करें। किंग कर्तव्य विमूढ़, उसने अपने घर का नाम भी हजब और किताब से ही रखा था। चिट्ठी पढ़कर मेरी चिंता बढ़ गई। मुझे यकीन था कि षष्ठीचरण ने घनश्याम बाबू को ही देखा है। शाम 6 बजे राधा विनोद बाबू मेरे होटल आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मेरे उस गेस्ट को इस तरफ आते देखा है क्या? किसे? घनश्याम बाबू को? हाँ साहब, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और मेरे होटल में भी शोर मचा है। मेरी सोने की घड़ी चोरी हो गई है। मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। चलिए एक जगह चलकर देखते हैं, हो सकता है उनका पता चल जाए। हम दोनों प्रोफेसर के मकान की तरफ चल पड़े। अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च जलाकर अंदर गए तो देखा षष्ठीचरण जमीन पर चित पड़ा है। अभी मरा नहीं था, उसकी छाती धड़क रही थी। हम उसकी प्रयोगशाला में गए। वहां मेज पर घनश्याम बाबू का कुर्ता पड़ा था और उस कुर्ते की जेब में राधा विनोद बाबू की सोने की घड़ी। कुर्ता यहां है, घड़ी यहां है, पर वो आदमी कहां गया? राधा विनोद बाबू चिल्लाए। हम बाहर रीत पर आए, तभी हल्के अंधेरे में एक आदमी समंदर की तरफ से आता दिखा। वो प्रोफेसर हिजबिजबिज था। थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों? मैंने पूछा। वो तो चला गया। तस्वीर जैसा आदमी मिल गया था। एक ही घंटे में मैंने उसे जोड़ दिया। वो मज़े में घूमने फिरने लगा, बातचीत भी की। षष्ठीचरण डरने लगा तो उसके सिर पर गदा दे मारी, और उसके बाद वो सीधे समंदर की ओर चला गया। सोचा उसे पुकारूं, पर नाम तो कुछ था ही नहीं कि पुकारता। आदमी का सिर, शेर के पैर, सांही की पीठ, बकरी के सींग, लेकिन वो पानी के अंदर क्यों चला गया ये समझ में नहीं आया। बात करते करते वो अपने अंधेरे घर के अंदर चला गया। मेरी टॉर्च की रोशनी अब जमीन पर पड़ी। रेत पर ताजे निशान थे, पैरों के नहीं, पंजों के निशान। हम उन निशानों के पीछे पीछे चलते गए। वो निशान भीगे रेत से होते हुए समंदर के पानी में जाकर खो गए थे। राधा विनोद बाबू ने कांपती आवाज में कहा, सब कुछ तो समझ गया। वो आदमी घनघोर पागल है, आप शायद अधपगले हैं, मगर मेरे होटल का वो मेहमान, वो कहाँ चला गया? मैंने होटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, इसकी जांच पुलिस से करने को कहिए।
कुर्ता जब यहाँ मिला है तो यहीं तलाश करने को कहिए। पर हाँ, मुझे डर इस बात का है कि इस रहस्य का पता लगाते लगाते पुलिस भी कहीं मेरी तरह ना हो जाए, यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़। विज्ञान और पागलपन के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है, ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या घनश्याम बाबू सचमुच एक अजीब जानवर बनकर समुद्र में समा गए, या ये सब एक बेहद शातिर और सनकी दिमाग का खेल था? सच जो भी हो, गोपालपुर के उस वीरान किनारे पर एक रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। और इसी के साथ आज की ये पहली कहानी यहीं खत्म होती है। ऑडोरा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ।